नमस्कार, आदाब, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्कूल में हिजाब की परमिशन न मिलने पर ओवैसी भड़के, बोले इस्लाम पर हमला। अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में एक्शन से भड़की टीएमसी, डेरेक ओब्रायन को सीढ़ियों से गिराने का आरोप। रिजिजू ने दिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के संकेत, परिसीमन बिल पर टिकी निगाहें। मालदा मेडिकल कॉलेज में 75 से ज्यादा नवजातों की मौत, मचा हड़कंप। रक्षाबंधन पर महिलाओं को नहीं मिले 2500 रुपए, कांग्रेस बोली वादा भूली है भाजपा। जान से मारने की कोशिश कर रही है शहबाज सरकार, इमरान के बेटों का आरोप। अब समाचार विस्तार से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाज़त मांगी थी। इस फैसले पर एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच अभी सबरीमाला मामले की सुनवाई कर रही है। ये बेंच तय करेगी कि आर्टिकल 25 के तहत ज़रूरी धार्मिक प्रथाएं क्या है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और ये तर्क दिया है कि हिजाब इस्लाम के लिए ज़रूरी नहीं है, इसीलिए न्यायिक अनुशासन ये कहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों को सबरीमाला मामले का फैसला आने तक इस मामले पर कोई अंतरिम फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। सही तरीका ये होता है कि सबरीमाला मामले का फैसला आने पर लड़की को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाती है। में 9 जजेस का बेंच बनाकर सबरीमाला का केस सुन रही है। उसमें ये डिसाइड करेंगे कि आर्टिकल 25 में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हैं। ये पूरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या फिर एसेंशियल उसमें है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कौन सी है। और हमारा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब रिजर्व कर दिया जजमेंट को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हिजाब एसेंशियल नहीं है इस्लाम में, जब सबरीमाला का जजमेंट रिजर्व है तो जुडिशियल डिसिप्लिन ये कहता है कि उस इलाहाबाद कोर्ट के जजेस को उस पर कोई फैसला नहीं देना चाहिए था, इंटरिम फैसला। सही तो ये होता था कि उसको आप अलाउ करते हो उस बच्ची को हिजाब पहनना तावक्त जब तक कि सबरीमाला का जजमेंट नहीं आता। यही एक हिजाब का मैटर कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट गया, 2 जजेस ने अलग अलग फैसला दिया, आप उसका भी लिहाज नहीं रखते आप। तीसरी बात यह है कि आप कैसे तय करेंगे मेरे रिलीजन का एसेंशियलिटी क्या है। मैं कह रहा हूं कुरान में जिक्र है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अब आप उसको एसेंशियल नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे फिर आप। चौथी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिलीजियस वाइज अगर आप देखेंगे तो बच्चियों में मुसलमान है, हायर एजुकेशन सबसे कम है, उनका लिटरेसी रेट या उनका स्कूल गोइंग आउट या ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा। आप उनको भी डिस्करेज कर दे रहे हैं। तो इसीलिए हमने इन 4 पॉइंट्स के ऊपर हमने कहा है। कोलकाता के कैमैक स्ट्रीट पर अभिषेक बनर्जी के ऑफिस से नगर निगम ने पुलिस के साथ मिलकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लिखा साइन बोर्ड हटा दिया। उनका कहना था कि ये अवैध था। इस दौरान टीएमसी के लोग और पुलिस नगर निगम के कर्मचारियों में धक्का मुक्की हो गई। हंगामे में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सीढ़ियों से गिर गए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने इसे साफ तौर पर राजनीतिक बदला बताया है। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद की प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, कोलकाता में सही जंगल राज तो अब हुआ है। हालात देख लीजिए बंगाल के अंदर क्या हो रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि राजनीति की बदला की भावना से किया जा रहा है जो भी। हाँ, 100% राजनीतिक बदले भावना से हो रहा है। क्या भविष्य मानते हैं इस तरह से? देखिए, कुछ नहीं, कुछ ममता बनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते। किसी भी नेता को आप इस तरह से रगड़ के खत्म नहीं कर सकते। उनके 804 करोड़ के जो बैंक अकाउंट है वो तक बंद, वो तो सब चीजें करते हैं। लास्ट टाइम कांग्रेस के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस के खाते ही फ्रीज कर दिए थे। वो तो ये सब दुरुपयोग जितना कर सकते हैं सब कर लिया इन्होंने, लेकिन अब ये जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। अच्छा, आपने एक सर्वे देखा होगा
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के फिर से बुलाए जाने की संभावनाओं पर संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने का वादा किया है। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है, जिस पर बात करते हुए कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस तरह से संशोधन से पहले प्रधानमंत्री को सभी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को बुलाकर बात करनी चाहिए और उनसे सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। विशेष सत्र बुलाने का कोई मतलब मैं भी नहीं समझता हूं, क्योंकि अभी सत्र समाप्त हुआ है और फिर शीतकालीन सत्र होना है, तो फिर विशेष सत्र क्यों बुलाया जाएगा। जी, तो उनका सुझाव बिल्कुल ठीक है। इस तरह का संविधान संशोधन से पहले निश्चित रूप से सभी पार्टी के राजनीतिक पार्टियों के बड़े लीडर्स को बुला के प्रधानमंत्री जी को बात करना चाहिए और उसमें सहमति बनाने की कोशिश होनी चाहिए। स्पेशल सेशन का अभी तो कोई मतलब मैं भी नहीं समझता हूं, क्योंकि तुरंत सेशन समाप्त हुआ है और फिर विंटर सेशन होना ही है, तो इसमें स्पेशल सेशन का क्या मतलब। शिवसेना युवती नेता आनंद दुबे ने नेपाल में अचानक आई बाढ़ पर कहा कि ये बहुत ही दुखद है। खबरें प्राप्त हो रही हैं कि 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें बहुत से भारतीय हैं। एक पड़ोसी देश होने के नाते हमें भी वहां पीड़ा हो रही है जितनी जो है नेपाल को हो रही है। हमें लगता है कि जल्द से जल्द नेपाल इससे निकल जाएगा और पुनः नेपाल अपनी अस्मिता और गौरवपूर्ण स्थिति हासिल करेगा। ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी और का जोर नहीं चलता। ये दिखाता है कि प्राकृतिक जलवायु हमसे दूर हो रही है। आने वाले समय में इस पर भी चर्चा की आवश्यकता है। देखिए, बहुत ही दुखद है कि आज हमें जो खबरें प्राप्त हो रही हैं कि करीब 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 1000 से ज़्यादा लोग लापता हैं, उसमें बहुत सारे भारतीय हैं। तो एक दुखद तो है, एक देश होने के नाते, एक पड़ोसी होने के नाते हमें भी उतनी ही पीड़ा हुई है जितनी पीड़ा इस समय नेपाल को हो रही है। हम ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि नेपाल इस दुख से निकल सके, आने वाले समय में नेपाल इस दुख को भूल सके। और हम धन्यवाद देते हैं अपनी भारतीय सेना को, खास करके जो हमारी वायु सेना है, उन्होंने बहुत कुछ किया है इस समय, इस आपदा के समय, इस त्रासदी के समय। हमें लगता है कि जल्द से जल्द नेपाल इससे निकल जाएगा और वापस पुनः वो जो नेपाल की अस्मिता या नेपाल का जो एक गौरवपूर्ण इतिहास है वापस वो प्राप्त करेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें किसी का जोर नहीं चलता। हम लोगों को आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग और ऐसे बहुत सारे विषयों पर अब संवाद करने होंगे। क्यों हमारे ग्लेशियर गर्म हो के गल जा रहे हैं या फट जा रहे हैं, बादल क्यों फट रहे हैं, कहीं बहुत बरसात हो रही है, कहीं बिल्कुल बरसात नहीं हो रही है। ये सब दिखाता है कि जो एक नेचुरल क्लाइमेट है वो कहीं न कहीं हमसे अब दूर हो रहा है। तो आने वाले समय में इस पर भी बहुत बड़ी चर्चा की आवश्यकता है। और नेपाल हमारा भाई था, है और हमेशा रहेगा। हमारे और नेपाल के रोटी और बेटी के संबंध हैं, आज से नहीं, सनातन के समय से हैं। तो हमें लगता है कि नेपाल जल्द से जल्द इस दुख से। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नवजातों की मौत की घटना से हड़कंप मचा हुआ है। मालदा में नवजातों की मौत का आंकड़ा 75 के पार हो गया है। इसमें एक ही दिन में 10 बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मालदा मेडिकल कॉलेज ने पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट भेजी है और इस बीच जिला प्रशासन की ओर से भी अलग से रिपोर्ट मांगी गई है। गुरुवार को अतिरिक्त जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रशासन ये जानना चाहता है कि एक माह में 75 से ज्यादा नवजातों की मौत कैसे हो गई। दिल्ली में लक्ष्मी योजना को लेकर एक बार फिर से सियासी टकराव तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं से किए गए वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि 17.50 लाख महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात के बावजूद अब तक बहुत कम संख्या के लाभार्थियों का पंजीकरण पूरा हो पाया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि 26 अगस्त को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल की मौजूदगी में 2500 महिलाओं को 2500 रुपए की सहायता के लिए स्वीकृति पत्र दिए। कांग्रेस का आरोप है कि इसमें योजना के तहत राशि मिलने की तारीख आगे खिसक गई और रक्षाबंधन के अवसर पर दिल्ली की बड़ी संख्या में महिलाएं आर्थिक सहायता का इंतजार करती रहेंगी।
हैदराबाद से एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेगी। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि एमआईएम कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ओवैसी ने कहा है कि अगर पार्टी पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करती है तो जल्द ही साफ हो जाएगा कि एमआईएम किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कितने उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि यूपी में पार्टी का संगठन पहले से काफी मजबूत हुआ है। ऐसा कोई हमारी पार्टी की तरफ से फैसला नहीं हुआ हम कितने सीट पे लड़ेंगे। चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और पहले से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि सीट कौन सी होगी, कहां से लड़ेंगे, कितना नंबर होगा। दूसरी बात यह है कि पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन पहले से बनिस्बत बहुत मजबूत हो चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है कि ये जो झूठा इल्जाम लगाते हैं एमआईएम पार्टी के ऊपर और इल्जाम लगाकर बार बार उस अवाम को एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, अब आ रही हमारी सरकार बन जाएगी। सुनिए सरकार बन जाएगी और हमेशा सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं। वो सेकुलरिज्म जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब जनता जान चुकी है कि ये सब झूठे वादे, ये फरेब, ये चलने वाला नहीं है और वो एक फैसला कर चुके हैं कि अब की बार हमको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाना है और एक एमआईएम पार्टी एक विकल्प के तौर पर, एक स्ट्रांग विकल्प के तौर पर वहां पर और मजबूत हुई है। और बिहार के चुनाव ने तो इस सोच को और मजबूती दे दी, तक़वियत दे दी। बोलिए कि बिहार के चुनाव के बाद तो सब यही बोल रहे थे ना, तो क्या हुआ फिर, कहां रोक पाए वहां पर एनडीए को। तो ये सब चीजें हैं, हमारी कमजोरियां हम उसको दूर कर रहे हैं और हमको लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एमआईएम पार्टी के कई विधायक इंशाल्लाह कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी अभी देश भर में हो रही बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और वॉकआउट के महत्व को नहीं समझ पा रही है। जब संस्थान, चाहे वे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या केंद्र सरकार के निकाय, भारत के मुख्य न्यायाधीश तक को आमंत्रित करने को तैयार नहीं है तो वे और किसे आमंत्रित करेंगे। ये उस बातचीत की कमी को दर्शाता है जो भाजपा को उन छात्रों और युवाओं के साथ करनी चाहिए थी जिन्होंने इस पूरे आंदोलन में भाग लिया या सरकार के सामने अपनी चिंताएं रखी। अगर राहुल गांधी या कोई और भी आज छात्रों और युवाओं के पक्ष में आवाज नहीं उठाते तो इसे एक गंभीर गलती माना जाएगा। बातचीत तो होनी चाहिए। अभी सत्ता पक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी सारे देश में जो बायकॉट होने लगे, कोई भी इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई भी आज जब देश के मुख्य न्यायाधीश को ही नहीं बुलाने को तैयार है तो बाकी लोग को क्या बुलाएंगे। ये बीजेपी की संवादहीनता है उन छात्रों, नौजवानों से जो इस पूरे आंदोलन में शरीक थे या सरकार के सामने अपनी बात रखी थी। राहुल गांधी या कोई भी व्यक्ति आज छात्रों और नौजवानों की बात नहीं करे तो गुनाह की श्रेणी में माना जाएगा। बात तो करनी होगी उनकी। रोजगार का सवाल है, नई शिक्षा नीति का सवाल है, परीक्षा के विफलता की सवाल है और इसे बीजेपी इसलिए घबराई हुई है कि सारे संकट को पैदा इन लोगों ने किया है। अब ये पकड़ा गए हैं तो अब ये चाहते हैं कि कोई चर्चा ही न करे इस विषय को। राजस्थान में अगस्त महीने में स्वाइन फ्लू के 55 मामले सामने आए हैं और जो इस साल किसी एक महीने में दर्ज मामलों की सबसे ज़्यादा संख्या है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार नए मामलों के साथ राज्य में जनवरी 2026 में अब तक के स्वाइन फ्लू के कुल 146 मामले सामने आ चुके हैं। कृषि विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी स्वाइन फ्लू की चपेट में है और पिछले कई दिनों से आईसीयू में भर्ती है। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि ज़्यादा असर वाले किसी नए वेरिएंट की एंट्री नहीं हुई है। अगर हम लोग जनवरी से बात करते हैं तो अब तक 146 केसेस हमारे सामने आए हैं और कोई भी ऐसा मरीज नहीं था जो गंभीर अवस्था में हो। सामान्य जांच में जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। विभाग के द्वारा जो है इस पर लगातार निगरानी हम लोग रख रहे हैं और हमारे सभी जिला अस्पतालों में सभी जो ओपीडी में जो मरीज आ रहे हैं, विशेष तौर पर जो गंभीर अवस्था में आते हैं, उनको आवश्यकता अनुसार जो है अगर जांच की आवश्यकता होगी तो हम लोग जांच करेंगे। हमारे पास में पर्याप्त संख्या में दवाएं उपलब्ध है।
सभी लोग हमारे इस बारे में सतर्क हैं कि अगर कोई केसेस बढ़ते हैं तो तुरंत जो है विभाग के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में विपक्ष के नेता भीष्म राज अंगदे ने कहा कि यहाँ के भौगोलिक हालात की वजह से मौसम ऑपरेशन के अनुकूल नहीं है, फिर भी हमारी सेना और अन्य विभागों की टीमें पूरी कोशिश में जुटी हुई हैं। ऊपरी इलाकों की स्थिति को देखते हुए हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारें मिलकर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन में सेना के 2 हेलीकॉप्टर और प्राइवेट सेक्टर के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। हम अपने पास मौजूद हर संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सभी को जानकारी दे रहे हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियां लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह जारी कर रही हैं। क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक बनोट है ना, ये सब के लिए भी ऊपर जाने के लिए भी ये मौसम भी अच्छा नहीं है, फिर भी हमारा सब ये हेलीकॉप्टर, हमारा सेना और हम सब लगे रहे हैं यहाँ पर है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग सब ये सब आपका शुभेच्छा हम चाहते हैं और आपका सब लोगों के सब सहयोग भी आप चाहते हैं। और आप जितना भी आप लोग कर सकते हैं अपने अपने प्लेस से, ठाम से, वो सब कीजिए। हम लगे रहे हैं। भारत की तरफ से लगातार मदद पहुंचाई सब भारत भी और सब हमारे छिमेकी। सर, आज से नेपाल गवर्नमेंट काफी तेज रेस्क्यू कर रही है, लेकिन इस बीच अनाउंसमेंट हो रहा है कि रिवर में वाटर लेवल बढ़ने वाला है। हाँ, अभी वो भी अनाउंसमेंट हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है, इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय, संघ, प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं। कितने हेलीकॉप्टर? दो सेना का हेलीकॉप्टर है, 9 और निजी क्षेत्र प्राइवेट, ये सब चने हेलीकॉप्टर लग रहे हैं। हम लग रहे हैं और जितने भी हम प्राप्त कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं हम। प्लीज सर, वाटर लेवल अगर बढ़ता है तो और चैलेंजेस होगा रेस्क्यू करना। लेकिन उधर क्या जानकारी आप लोगों को बाद में जानकारी भी हो रहा है, जानकारी हो रहा है और ये सब इसीलिए हमारा सब सुरक्षा निकाय जितने भी है ये सब हम ये सब अनाउंस कर रहे हैं सुरक्षित रहने के लिए। प्लीज, थैंक यू। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान खान ने पाकिस्तान सरकार पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों ने दावा किया है कि सरकार जेल में बंद उनके पिता को मारने की कोशिश कर रही है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के बेटों ने अपने पिता की सुरक्षा और जेल में उनके साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर चिंता जताई है। उनका आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार उनके पिता को लेकर लगातार ऐसा रवैया अपना रही है जिससे उनकी जान को खतरा पैदा हो गया है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।